Good morning to all my dear students. As you all know that yesterday we had started our new chapter, that is the third level from the book Vistas. जो next book है आपके Vistas, उसमें ये chapter है. This chapter has been written by Jack Finney. इसको Jack Finney ने लिखा है and he is famous for writing science fiction. जितनी भी उसने books लिखी हैं वो किसके ऊपर लिखी है? Science fiction के ऊपर लिखी है. Fictions means the imagination. Fiction का क्या mean है? Imagination. नाउ व्हाट ही इज़ टॉकिंग इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर उसमें वो क्या बता रहा है? इन दिस चैप्टर ही इज़ टेलिंग अबाउट द फैंटेसी ऑफ अ मैन दैट इज़ नेम्ड एज चार्ली. जो चार्ली जो मेन कैरेक्टर है इसका, उसकी फैंटेसी है दैट देयर आर 3 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जहाँ से कि मतलब ट्रेन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरिया की जो ट्रेन्स है वो चलती है, उसमें 3 लेवल है. बट अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी बाकी सारे लोग हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के या फिर न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड के जो भी हेड्स हैं, वो कहते हैं कि वो सब जो टाइम टेबल का स्टैक है उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि सिर्फ 2 लेवल हैं. अब वो टाइम टेबल्स चेक करा सकते हैं. थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. लेकिन जो चार्ली है उसका मानना है कि वो थर्ड लेवल पर जा चुका है. व्हेन आई डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम विद द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जैसे ही वो अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के साथ अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो उसको कहता है दैट इज़ अ वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट. कहते हैं वो जो वो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है ये इसकी, और कुछ नहीं है. बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी, क्योंकि वो नाखुश था और वो रियलिटी से भागना चाहता है, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है दैट इज़ फुल विद द इनसिक्योरिटीज़. एंड ही ऑल्सो सजेस्ट दैट जो उसका फिलेटली की हॉबी है, फिलेटली में स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, दैट इज़ ऑल्सो टेम्परेरी रिफ्यूज टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी. But the narrator is not ready to accept the fact, because he said that his grandfather was also कलेक्टिंग द स्टैम्प्स. जो उसके ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे. जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे. एंड एट दैट टाइम देयर वाज एज सच नो इनसिक्योरिटी वाज देयर, ऐसी कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं थी. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टेलिंग अबाउट द इंसिडेंट कि उस दिन हुआ क्या था. कहता है कि मैंने काफ़ी लेट तक अपने ऑफिस में काम किया था. एंड देन ही डिसाइडेड टू कैच अ सबवे. वो जो है वो डिसाइड करता है कि वो किसको कैच करेगा, सबवे कैच करेगा फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि वो बस से ज़्यादा फास्ट चलती है. एंड ही वॉज इन अ हरी टू रीच टू हिज अपार्टमेंट टू हिज वाइफ लुइसा. और वो अपनी वाइफ लुइसा के पास जल्दी से पहुँचना चाहता था. And then he said that at that day he was not looking very special. He was an ordinary man. 31-year-old है वो, एक आम सा इंसान है देखने में. और कहता है उस दिन भी उसने टैन गार्बेडाइन सूट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था विद अ फैंसी बैंड. एंड सेवरल अदर पीपल, मतलब काफ़ी सारे जो दूसरे लोग थे जो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देते थे, वो उन जैसे काफ़ी सारे लोगों के पास से गुजरा था. कहता है कि उस दिन वो किसी चीज़ से भागना नहीं चाह रहा था. ही डिडंट वांट टू एस्केप फ्रॉम एनी रियलिटी ऑन दैट डे. ही जस्ट वांट टू गो होम टू हिज वाइफ लुइसा. वो सिर्फ अपनी वाइफ लुइसा के पास जल्दी से पहुंचना चाहता था. कहता है वेंडरबिल्ट एवेन्यू से उसने कुछ स्टेप्स नीचे उतरा, वो फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसका जो फर्स्ट लेवल है वहाँ से आप 20th सेंचुरी की जो ट्रेन है उनको कैच कर सकते हो. कहते हैं उसके बाद वो सेकेंड फ्लाइट, अनदर फ्लाइट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. वो एक तरह का कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं बंच ऑफ कीज, तो ऐसे ही जो फ्लाइट ऑफ स्टेप्स होता है. तो कहते हैं कुछ और स्टेप्स उतर के वो जो सेकेंड लेवल है वो वहाँ पर पहुँच जाता है. और जो सेकेंड लेवल है उसके पास जो सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल से मतलब आपको कौन सी ट्रेन्स मिलती है? सब अर्बन ट्रेन्स, जो सब टाउन्स की जो फार अवे एरियाज़ हैं वहाँ की ट्रेन्स आप कैच कर सकते हो. उसके बाद वो एक आर्क डोरवे में डक्ट कर जाता है, एंटर कर जाता है, ताकि वो अपनी जो सबवे उसको कैच कर सके. और वो गुम हो जाता है. एंड गॉट लॉस्ट, वो क्या हो जाता है? गुम हो जाता है. कहते हैं कि दैट्स ईजी टू डू, मतलब वो बहुत ईजी था उसके लिए. और पहले भी 2 बार उसके साथ ऐसा हो चुका था. एक बार वो पहले जब वहाँ पर गया था, तो मतलब इससे पहले भी वो 2 बार वहाँ पर गुम हो चुका है. एक बार वो एक नए डोरवे में एंटर किया था, एक से ऑफ कॉरिडोर्स में. और उसके बाद मतलब वो एक टनल में घुसा. जो टनल थी वो काफ़ी लंबी थी. और वो कहाँ पर बाहर निकला था? रूजवेल्ट जो होटल था, वो रूजवेल्ट होटल के बाहर निकला. सेकेंड टाइम जब वो एक दूसरी टनल के अंदर घुस गया था,
देन ही केम आउट इन द ऑफिस बिल्डिंग के बाहर निकला था, जो कि 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो उसको लग रहा था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इट इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, वो एक ट्री की तरह बढ़ता ही जा रहा है और उसकी जो रूट्स हैं वो दिन पे दिन ग्रो होती जा रही है। रूट्स कैसे, जो उसके कॉरिडोर्स हैं और जो स्टेयर केसेस हैं वो ग्रो होते जा रहे हैं, जैसे कि पेड़ की रूट्स जड़ें जो होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। कहते हैं कि उस दिन वो जो टनल थी जिसके अंदर वो घुसा था, शायद उसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और कहता है कि हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये इसके अंदर से एक टनल जाती हो और वो जो सिटी है उसको क्रॉस करती हो, और वो सिटी को क्रॉस करके कहाँ पर निकलती हो, या तो टाइम स्क्वायर पे या सेंट्रल पार्क के। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वो एक एग्ज़िट का तरीका है, भागने का तरीका है, और काफ़ी टाइम से लोग जो है वो वहाँ से एग्ज़िट करते हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है। एंड ऐसा इसलिए उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो 3rd लेवल पे पहुँच गया, कि क्योंकि वो एक रास्ता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रियलिटी से एस्केप करने का, वहाँ से भाग जाने का। लेकिन उसने कभी भी ये जो आइडिया था अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया था। क्यों शेयर नहीं किया था? क्योंकि उसको लगा था कि अगर ये उसके साथ शेयर करेगा तो डेफिनेटली वो यही कहेगा कि ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है और भागना चाहता है। कहते हैं जिस कॉरिडोर में मैंने चलना शुरू किया था, दैट एंगलिंग लेफ़्ट, वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है, उसके बाद जो उसका स्लोप है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, उसको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद उसको आगे से कुछ खाली जगह पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब ये था कि आगे जाके कोई ओपन स्पेस था और जो लोग थे वो वहाँ पर बातें कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर वो दूसरे कुछ स्टेयर्स उतरा और उसके बाद वो कहाँ पर पहुँच गया, ही रीच द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, 3रे लेवल पे पहुँच गया। कहते हैं एक बार तो उसे लगा कि दैट ही इज़ बैक ऑन द 2nd लेवल, कि वो 2nd लेवल पे ही है, लेकिन उसने देखा कि वो जो रूम था वो बहुत छोटा था और कुछ ही टिकट विंडोज़ वहाँ पर थे। देयर वर ओनली फ्यूअर टिकट विंडोज़, कुछ टिकट विंडोज़ थे और कुछ ही ट्रेन के गेट्स थे। और जो इन्फॉर्मेशन बूथ वहाँ पर बना हुआ था वो किससे बना हुआ था? इट वॉज़ मेड अप ऑफ वुड, वो वुड से बना हुआ था और काफ़ी पुराने ज़माने का दिखने वाला था। और जो बूथ के अंदर बैठा हुआ था उसने ग्रीन कलर की आई शेड्स पहनी हुई थी और उसके जो स्लीप ब्लैक कलर के स्लीप प्रोटेक्टर्स थे। जो लाइट थी वो काफ़ी डिम थी वहाँ पर, और जो लाइट थी वो क्या कर रही थी? फ्लिकर कर रही थी, मतलब झपक रही थी, वो स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी। और उसको पता चला कि वो इसलिए झपक रही है क्योंकि वो ओपन गैस लाइट है, मीन्स इट्स नॉट एन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जैसे कि हमारी अभी इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, वो गैस लाइट्स थे। उसके बाद फिर वो और ज़्यादा उसको डिफ़ाइन करते हुए बताता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो ब्रास के स्पिटून्स रखे होते हैं, स्पिटून्स मतलब जिसमें हम स्पिट करते हैं, थूकते हैं, वो रखे हुए थे। और एक जो ग्लिंट ऑफ लाइट है, ग्लिंट ऑफ लाइट मीन्स चमक जो थी लाइट की, वो उसकी आइज़ को अट्रैक्ट करती है। और उसको देखता है कि एक जो आदमी है वो अपनी पॉकेट से मतलब गोल्ड की वॉच निकालता है और उसकी तरफ फ्राउन करता है, मतलब आंखें गुस्से में उसकी तरफ देखता है। उसने डर्बी का हैट पहना हुआ है और ब्लैक, मतलब जो उसका कोट है उस पर 4 बटन्स हैं और छोटे छोटे लेपल्स हैं। लेपल्स क्या होते हैं? लेपल्स जैसे हमारी जो पॉकेट होती है उसके ऊपर इस तरीके से बने हुए होते हैं, तो दैट इज़ नॉन एज लेपल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? लेपल्स बोलते हैं। तो उसके जो छोटे छोटे से लेपल्स बने हुए थे और उसकी जो मूछें थी वो हैंडल बार जैसी थी, काफ़ी लंबी लंबी मूछें थी। और वहाँ पे वो आयरन एक छोटा सा कुरियर भी देखता है, लोकोमोटिव देखता है, जो कि कुरियर एंड ईव्स का होता है, काफ़ी पुराने टाइम का होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। कहता है कि टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय। कहता है कि अब उसको ये तो था कि वो 3rd लेवल पे पहुँच गया है, लेकिन अपने आप को वो श्योर करने के बाद कहाँ पे जाता है? वो न्यूज़ बॉय के पास जाता है। एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और एकदम से देखता है जो पाइल ऑफ पेपर्स, यानी कि जो न्यूज़पेपर का ढेर उसके फुट्स के पास, पैरों के पास रखा हुआ था, वो उसको देखता है। इट वॉज द वर्ल्ड, और वो जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा था? द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द वर्ल्ड। और कहते हैं द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। जो ये न्यूज़पेपर था वर्ल्ड, ये बहुत पहले पब्लिश होना बंद हो गया था, बहुत पहले छपना बंद हो गया था, यानी कि आजकल वो छपता नहीं था, पब्लिश नहीं होता था, बहुत पहले वो बंद हो गया था। जो लीड स्टोरी थी दैट वाज सेइंग समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और जो ये न्यूज़पेपर था
उसमें जो फ्रंट हेडलाइन थी वो किसके बारे में थी, वो जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड थे, क्लीवलैंड वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे क्लीवलैंड, उसके बारे में थी। कहते हैं कि और ये जो न्यूज़पेपर था ये काफ़ी टाइम पहले जो है वो पब्लिश होना बंद हो गया था। कहते हैं कि आई हैव फाउंड द फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। कहते हैं कि वो जो न्यूज़पेपर था जिसमें कि जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में 22nd प्रेसिडेंट थे वो अमेरिका के, जो कि 24 जून 1908 को एक्सपायर होते। कहते हैं कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में वो उसके ऊपर हेडलाइन थी और उसको वो जो पेज था वो पब्लिक लाइब्रेरी की जो फाइल्स थी उसमें मिल गया था। और वो कौन सी डेट को प्रिंट हुआ था, इट वाज प्रिंटेड ऑन 11 जून 1894। यानी कि वो कहाँ पर पहुँच गया था, पास्ट में पहुँच गया था। नाउ ही हैज़ बीन रीच टू द पास्ट, 1894 में पहुँच गया था। कहता है आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट here on the third level at the Grand Central I could buy tickets that could take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। कहते हैं कि मैं जो टिकट विंडोज़ थी उसकी तरफ मैं मुड़ गया और मैं ये जानता था कि मतलब ये जो थर्ड लेवल है इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल से मैं अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के मतलब अमेरिका में कहीं पर भी जाने के लिए जो 2 टिकट्स हैं वो ख़रीद सकता हूँ। यानी कि इट्स ए काइंड ऑफ अ टाइम मशीन। वो जो टाइम मशीन होती है ना, जैसे हम टाइम मशीन में बैठते हैं और हम उसमें टाइम फिक्स कर देते हैं कि हमें उस ईयर में जाना है पास्ट में, तो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसी तरीके से वो जो थर्ड लेवल है उस पर पहुँच गया। और जो थर्ड लेवल था वो कब एग्जिस्ट करता था, 1894 में, मतलब 18वीं सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था। और कहता है कि वहाँ से अब वो क्या कर सकता है, वो कहीं पे भी जाने की 2 टिकट्स खरीद सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में 1894 वाले ईयर में। कहते हैं एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग। और उसको कहाँ जाना था, उसको गेल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकट्स चाहिए थी, जो कि कहाँ पर था, इलिनॉइस, अमेरिका के इलिनॉइस पार्ट में था। कहता है हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहाँ पर कभी गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। कहता है कि वो एक बहुत वंडरफुल टाउन है, स्टिल मीन्स आज भी वो बहुत सुंदर शहर है। बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेस है, बड़े बड़े फ्रेम से बने हुए वहाँ पर घर हैं, ह्यूज लॉन्स है, बड़े बड़े लॉन्स हैं। एंड ट्रिमेंडस मीन्स क्वाइट बिग। कहते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जिनकी जो ब्रांचेस है वो आपस में मिलती हैं। मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जैसे कि ये स्ट्रीट है और यहाँ पर भी पेड़ है, यहाँ पर भी पेड़ है, और ये जो है ये आपस में मिलते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ पे शेड्स बनाते हैं। तो कहते हैं इसी तरीके से वो जो ट्रीज़ हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर मिलती हैं और जो स्ट्रीट्स हैं उसके ऊपर एक तरह की छत बनाती है, छाया कर देती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस as long and people set out in the lawns। कहते हैं 1894 में जो समर इवनिंग्स थी वो मतलब विंटर इवनिंग से दुगनी लंबी होती थी, यानी कि दिन काफ़ी लंबे होते थे और रात बहुत छोटी होती थी। वहाँ की जो समर इवनिंग्स है वो दुगनी लंबी होती थी एज़ कंपेरिजन टू द विंटर इवनिंग्स। और जो लोग थे वो क्या करते थे, क्योंकि रातें बहुत छोटी होती थी, 4 या 5 घंटे की रात होती थी या उससे भी कम हो सकता है, बिकॉज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो दैट कि वहाँ पे कुछ पार्ट्स में तो मतलब 6 मंथ्स के लिए रात होती नहीं है थ्रू आउट द डे, मतलब जो सन है वो निकला ही रहता है। तो और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं मतलब जहाँ पे रातें बहुत छोटी होती हैं, तो गेल्सबर्ग इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, जहाँ पे जो समर्स हैं वहाँ पे नाइट्स बहुत शॉर्ट होती हैं। और इसलिए जो लोग क्या करते हैं वहाँ पे लॉन्च में बैठे रहते हैं, पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्च, क्योंकि बड़े बड़े लॉन्च हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो वहाँ लॉन्च में बैठे रहते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड द टॉकिंग क्वाइटली, जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, सिगार पीते रहते हैं और आपस में चुपचाप से बातें करते रहते हैं। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, जो पाम लीफ, जो पाम के पत्ते होते हैं उससे फ़ैन बनाकर मतलब वो हवा करती रहती है। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, फायर फ्लाइज होती हैं जुगनू, और जो फायर फ्लाइज है जो जुगनू हैं वो आसपास घूमते रहते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और मतलब वो जो एनवायरनमेंट कैसा होता है वहाँ पे काफ़ी पीसफुल होता है। क्या तो वो एक बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही वंडरफुल एरिया, आज भी बहुत सुंदर है। वहाँ पे बड़े बड़े फ्रेम्स से बड़े बड़े घर बने हुए हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं और ट्रिमेंडस बड़े बड़े पेड़ हैं और जिनकी ब्रांचेस आपस में मिलकर स्ट्रीट के ऊपर रूफ काइंड ऑफ
थिंग क्रिएट करती है। और मोर ओवर वो कहता है कि उस टाइम पे तो वो और भी पीसफुल शहर होता था। जो समर इवनिंग होती थी वो ट्वाइस लॉन्ग होती थी, और जो लोग थे वो बाहर बैठते थे, आपस में बातें करते रहते थे। वुमेंस जो है वो पाम लीफ से फ़ैन करती रहती थी, पंखा करती रहती थी, जुगनू आसपास घूमते रहते थे, और जो पूरा वर्ल्ड था इट वाज अ क्वाइट पीसफुल वर्ल्ड। कहता है टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। कहता है कि उस टाइम पे, मतलब अगर वापस हम उस टाइम पे जाते हैं 1894 में, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाली थी वो कितने साल दूर थी, वो भी अभी पहले 20 साल दूर थी। मतलब उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में भी 20 ईयर्स बाकी थे, यानी कि द वर्ल्ड वॉज क्वाइट पीसफुल। जो वर्ल्ड था वो काफ़ी पीसफुल था। एंड द वर्ल्ड वॉर टू वॉज 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। जो वर्ल्ड वॉर टू थी वो कितने दूर थी, 40 ईयर्स अवे थी फ्यूचर में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। कहता और मुझे वहाँ पर जाने के लिए 1894 में जाने के लिए कितनी टिकट्स चाहिए थी, 2 टिकट्स चाहिए थी। आई जस्ट नीड द 2 टिकट्स टू बी देयर। गॉट इट। एवरीबडी नोज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो कब हुई थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो आई थिंक 1914 में हुई थी। तो जो 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उससे भी मतलब वो 20 साल पहले की बात है कि वहाँ पर जाना चाहता था। देन ही सेड द क्लर्क फिगर द फेयर। उसके बाद जो वो क्लर्क है उसके पास चला जाता है, और वो जो क्लर्क है वो उसको फिगर द फेयर, मतलब जितना किराया लगता है वो उसको काउंट कर देता है। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड। कहता है कि वो जो इंक्वायरी पे बैठा हुआ था वो मेरा जो फैंसी हेडबैंड है उसकी तरफ एक बार देखता है। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन फिर भी वो जो फेयर है, किराया, उसको काउंट कर देता है। एंड आई हैड एनफ फॉर द 2 कोच टिकट। कहता और मेरे पास इतने पैसे थे कि मतलब जो 2 टिकट्स हैं, कोच मतलब जो बर्थ होती हैं उसके अंदर, कहता कि वो जो 2 कोचेज़ हैं उसकी टिकट्स मैं ख़रीद सकता था। इतने पैसे मेरे पास थे, वन में एक तरफ जाने के थे मेरे पास इतने पैसे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे ही मैंने वो पैसे काउंट किए और मैंने ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। जो क्लर्क था वो मेरी तरफ क्या कर रहा था, घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल। नॉडेड मीन्स सिर हिला देना, मना कर देना। उसने वो जो बिल्स थे मेरे, जो बिल्स मतलब जो रुपए थे, उसको देखकर क्या किया, अपना सिर हिला दिया। कहते दैट एंट मनी। कहते कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, क्योंकि उस टाइम पे जो करेंसी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। उसने कहा, ही सैड, उसने कहा कि ये पैसे नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी मीन्स टू मेकिंग फूल ऑफ मी। कहता है कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम। और उसने जो उसके साथ में जो कैश ड्रॉवर रखा था जिसमें बाकी सारे पैसे रखे थे, उसके साथ में उसकी तरफ देखा। कहता है ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल। कहता है ऑफ कोर्स जो मनी उसमें अंदर रखे हुए थे वो पुराने टाइम के, पुराने ज़माने के नोट्स जैसे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी। कहता फिर से वही आधे जो मेरे पास नोट्स है उससे वो मतलब आज के नोट जो थे वो पहले के नोट से आधे हो गए थे। तो दैट मीन्स जो करेंसी उसके पास थी, जो नोट्स उसके पास थे, वो उससे दुगने बड़े थे। वी यूज़ नाउ डेज, जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो जो नोट्स है वो काफ़ी डिफरेंट भी दिख रहे थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। कहता कि मैं मुड़ा और वहाँ से बहुत तेज़ी से बाहर निकल आया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। कहता है कि जो जेल्स थी ना 1894 में, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था। तो दैट्स वाई व्हाट आई डिड मीन्स आई जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर, कि मैं वहाँ से भाग गया। एंड दैट वॉज दैट। कहता बस वही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। कहता मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिस रास्ते से मैं गया था। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर। कहता है कि मैं सोचता हूँ कि अगले दिन मैंने क्या किया लंच आवर में। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। जो मेरा बैंक था उसमें से मैंने 300 जो डॉलर्स थे वो निकलवा लिए। नियरली ऑल वी हैड। कहता मेरे पास सिर्फ इतने ही थे जितने थे मेरे पास, 300 के करीब थे डॉलर्स, वो मैंने बाहर निकलवा लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उससे मैंने क्या किया, जो पुराने स्टाइल की करेंसी थी उसको ख़रीद लिया। दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। मतलब जब मैंने उसको ख़रीदा तो वो जो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उससे काफ़ी परेशान हो गया था। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium.
कहता है कि मतलब आप किसी भी टाइम की कोई सी भी ज़माने की जो करेंसी आप ख़रीद सकते हो, लेकिन आपको जो डीलर है जो आपको पैसे देता है उसके लिए आप ख़रीद सकते हो उसको, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, एक प्रीमियम मतलब अलग से पैसे उसको देने पड़ते हैं। तो वो यही कहता है माई $300 बॉट लेस देन 200, इसलिए जैसे उसने उसको चेंज कराया ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, तो रुपीज़ हम इस ज़्यादा देने पड़ते हैं, डॉलर्स हमें कम मिलते हैं, क्योंकि अराउंड 67 या 68 रुपीज़ का $1 आता है, तो हम 68 रुपीज़ दे के $1 लेते हैं। इन द सेम वे जो पुरानी करेंसी थी अगर हम उसको ख़रीदेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे दे के हमें कम मिलेंगे, तो क्योंकि उसके लिए हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है। तो सेम ही चीज़ वो ये कह रहा है कि उसने जो $300 जो अपने बैंक से निकलवाए थे उसको जैसे ही एक्सचेंज कराया पुरानी करेंसी में, तो उसको वो जो $300 थे उसके कितने पैसे मिले, 200 और समथिंग, 200 के अराउंड उसको मिले, यानी कि जो $100 थे उसके वो प्रीमियम में चले गए। कहता है बट आई डेंट केयर, लेकिन मेरे को ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एग्स वर 13 सेंट्स अ डज़न इन 1894, क्योंकि जो 1894 का टाइम था उसमें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो काफ़ी कम थी। उसमें जो एग्स का प्राइस था वो क्या था, 13 सेंट्स, मतलब 13 सेंट्स में 1 दर्जन उस टाइम पर अंडे आ जाते थे, तो उसको उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो इतना जो पैसा था उसके पास वो था उस टाइम पे उसको मतलब अपनी जो लाइफ थी उसको सर्वाइव करने के लिए। कहते बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। कहते लेकिन उसके बाद मुझे ना वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला जो किसकी तरफ जाता था, थर्ड लेवल की तरफ, यानी कि वो उसको वो रास्ता कभी मिल ही नहीं पाया जो थर्ड लेवल पे जाता था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। एल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, कहता कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे को फिर कभी वो रास्ता नहीं मिला जो कि कहाँ पर जाता था, थर्ड लेवल पे जाता था। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब जो लुइसा थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी ये सुन के, जब मैंने उसको ये बताया कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, उसने अपनी करेंसी चेंज करा लिया और वो जो थर्ड लेवल उसको ढूंढ रहा है। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, और वो नहीं चाहती थी कि मैं वो जो थर्ड लेवल है उसको और ज़्यादा ढूंढूँ। आई डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं जो थर्ड लेवल है उसको और ज़्यादा ढूंढूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने उसको ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी ढूंढ चुका था और मुझे वो कभी मिला नहीं, तो उसके बाद मैंने इसको ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, कहता कि मैं वापस अपनी जो स्टैम्प्स थी उनके पास चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, कहते लेकिन अब क्या हम दोनों ही हर वीकेंड पे, मतलब हर हफ्ते का जो अंत होता है सैटरडे संडे को, हम दोनों ही उस वो जो थर्ड लेवल है उसको ढूंढते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि जो थर्ड लेवल है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब उनके पास क्या प्रूफ है, लेट्स सी। कहता माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर, कहता जो मेरा फ्रेंड था ना सैम वीनर, वो अचानक से गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, अब किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। कहता बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय, कहता है लेकिन मेरे को ना कुछ शक है, कुछ जो थोड़ा एक तरह का ना शक है कि जो सैम है वो कैसा है, एक सिटी बॉय, शहर में रहने वाला लड़का है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं हमेशा उसको किसके बारे में बताता, गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। गेल्सबर्ग वही प्लेस है जहाँ पर कि चार्ली जाना चाहता है। कहता आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पे स्कूल में जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और जिसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो उसको बताता है कि उसको जो उसका गेल्सबर्ग है उसके बारे में सुनना पसंद है, उस जगह के बारे में सुनना उसको पसंद है। लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस मीन्स वो जो प्लेस है उसके बारे में सुनकर उसको अच्छा लगता है, और उसको अच्छा लगता है कि जब वो सुनता है उसके बारे में कि वाकई वो काफ़ी अच्छा जगह रही होगी। एंड दैट्स वे ही इज़ ऑल राइट, कहता है और वो वहीं पर है आजकल। वैसे तो वो गायब हो गया है, और क्योंकि वो एक सिटी में रहने वाला लड़का है, गेल्सबर्ग जो इट्स अ काइंड ऑफ टाउन। और कहता है कि जब मैं वहाँ, क्योंकि जो चार्ली है उसके ग्रैंडफादर गेल्सबर्ग में ही रहते थे, कहता है मैं जब भी उसको अपने क्योंकि मैं वहाँ पे स्कूल में जाता था और जब भी मैं उसको उसके बारे में बताता था तो वो हमेशा ये कहता था कि उसको वो जो जगह है वो काफ़ी पसंद है। और कहता है वो वहीं पर है आजकल, कौन से ईयर में, 1894 में, यानी कि जो सैम है वो कहाँ पर पहुँच गया है, 1894 में पहुँच गया है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल से जो ट्रेन थी उसको पकड़ कर। अब उसको कैसे पता चला, लेट्स सी।
कहते हैं बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प मीन्स टू पेइंग मोर अटेंशन। मतलब किसी चीज़ की तरह जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसकी तरफ जब हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फसिंग। कहते हैं क्योंकि एक रात को जब मैं अपनी जो स्टैम्प कलेक्शन थी उसके साथ काफ़ी बिज़ी था, आई फाउंड, तो मुझे अचानक से एक चीज़ मिलती है। वेल डू यू नो व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर इज़। कहते हैं कि क्या तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर फर्स्ट डे कवर इज़। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम। कहते हैं जैसे जो स्टैम्प इशू होती है तो कुछ जो स्टैम्प को कलेक्शन करने वाले होते हैं, जो हॉबी रखते हैं स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की, वो क्या करते हैं, बाय सम, कुछ जो स्टैम्प्स है उसको ख़रीद लेते हैं एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ, और उसको क्या करते हैं कि अपने आप को मेल करने के लिए एनवलप्स में एनवलप्स होते हैं ना, लिफाफा होता है, उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, किस दिन, जिस दिन वो सेल होती है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और वो जो पोस्ट मार्क है ना, जो स्टैम्प है जिस दिन उसने उसको पोस्ट किया है, वो ये प्रूव कर देता है कि वो कौन सी डेट को रिलीज़ हुई थी। गॉट इट। क्या होता है, जिस दिन फर्स्ट डे स्टैम्प पर रिलीज़ होती है, इशू होती है, उस दिन जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उसको ख़रीदते हैं, एनवलप्स के ऊपर उसको यूज़ करते हैं अपने आप को मेल करने के लिए, अपने आप को चिट्ठी भेजने के लिए। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो पोस्ट मार्क है वो एक प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने ये जो स्टैम्प है वो कौन सी डेट की है। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उस एनवलप को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। दे आर नेवर ओपन, उनको कभी भी ओपन नहीं किया जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, उसको कभी भी ओपन क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर जो हमेशा क्या होता है, खाली पेपर रखा होता है उस एनवलप के अंदर, उस लिफाफे के अंदर, क्योंकि वो उस एनवलप को सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि उसके ऊपर स्टैम्प लगाया, उसके ऊपर जो पोस्ट मार्क है वो एक प्रूफ है कि कौन सी डेट को वो जो स्टैम्प है वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, उसके अंदर जो खाली पेपर रखा जाता है एनवलप के अंदर, उसको उस फर्स्ट डे कवर को कभी ओपन नहीं करते, उसके अंदर खाली पेपर ही होता है, और उसको ओपन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर जो पेपर होता है वो ब्लैंक होता है। कहते हैं दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात को जब मैं अपनी स्टैम्प के साथ बिजी था, तो जो मेरा सबसे पुराना फर्स्ट डे कवर था ना, ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जो सबसे पुराना फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। मुझे वहाँ पे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो पहले वहाँ पर कभी भी नहीं था, बट देयर इट वॉज, लेकिन अब वो वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर। अब वो वहाँ पर किस लिए कैसे आ गया था, वो वहाँ पर इसलिए आ गया था क्योंकि किसी ने उसके जो ग्रैंड फादर थे 1894 में उनको पोस्ट किया था उनके घर में, जो कि कहाँ पर था, गेल्सबर्ग में था। कहते दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, जो उस एड्रेस लिखा होता है उस एनवलप के ऊपर, वो यही बात बता रहा था कि किसी ने वो जो फर्स्ट डे कवर है उसके ग्रैंडफादर को पोस्ट किया। पहले वो वहाँ पर नहीं था, लेकिन अब वो अचानक से वहाँ पर आ गया था। अचानक से वहाँ पर किस लिए आ गया था, क्योंकि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को पास्ट में ही वो जो एनवलप था उसको पोस्ट किया था, फर्स्ट डे कवर को पोस्ट किया था। कहता है एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। कहता है वो जो एनवलप था वो कहाँ पर, वहाँ पर कौन सी डेट से था, 18 जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शो दैट, जो उसके ऊपर पोस्ट मार्क बना हुआ था वो शो कर रहा था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। कहते हैं अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो जो फर्स्ट डे कवर था वो पहले वहाँ पर था या नहीं था। जो स्टैम्प उसके ऊपर लगी हुई थी वो कितने सेंट्स की थी, 6 सेंट्स की थी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, जो स्टैम्प उसके ऊपर लगी हुई थी वो 6 सेंट की थी। इट वॉज डल ब्राउन थी, और उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई थी स्टैम्प के ऊपर, किसकी, प्रेसिडेंट गारफील्ड की। जो प्रेसिडेंट गारफील्ड थे उनकी उसके ऊपर पिक्चर बनी हुई थी। जो प्रेसिडेंट गारफील्ड थे वो भी अमेरिका के 20th प्रेसिडेंट रहे थे। तो वो जो स्टैम्प थी उसके ऊपर गारफील्ड जो प्रेसिडेंट थे उनकी पिक्चर बनी हुई थी। कहते हैं कि नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। कहते हैं कि नेचुरल था, जो किसी ने उसके दादाजी को वो जो एनवलप था वो मेल किया था, और जैसे उसके दादाजी को वो एनवलप मेल किया तो ऑटोमेटिकली वो जो एनवलप था उसकी कलेक्शन में आ गया। नाउ यू गेट द पॉइंट, अब आपको समझ में आ रहा है ये।
कहते हैं कि वो जो फर्स्ट डे कवर था ना, वो पहले उसके पास नहीं था, लेकिन अब अचानक से उसके पास आ गया था। और उसके पास कौन सी डेट डली हुई थी, 18 जुलाई 1894 को। और उसके पास अचानक से कैसे आ गया था कि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को उसके जो गेल्सबर्ग वाला एड्रेस है उसके ऊपर मेल किया होगा। और जैसे ही उनके पास उसने ग्रैंडफादर के पास उसने मेल किया उस फर्स्ट डे कवर को, तो वो ऑटोमेटिकली किसकी कलेक्शन में आ गया, सैम की कलेक्शन में आ गया प्रेजेंट में। गॉट इट। When the envelope came to the granddad in the mail, it went right into his collection. वो अपने आप से उसकी कलेक्शन में आ जाता है एंड स्टेट देयर, वो वहाँ पर ही रहता है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि उसने जो वो फर्स्ट डे कवर था उसको ओपन नहीं किया और जो पेपर था उसको बाहर नहीं निकाला। द पेपर इन साइड वॉज नॉट ब्लैंक एट रीड। वैसे तो जो फर्स्ट डे कवर होता है उसके अंदर जो भी पेपर होता है वो ब्लैंक होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, क्योंकि वो ब्लैंक इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को ही पोस्ट करते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट डे कवर अचानक से उसकी कलेक्शन में आ गया था ना, अब ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं था, ये खाली नहीं था, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है, 941 विलियम स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। डेट है जुलाई 1894। उसके अंदर लिखा है, चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। कहता है कि मैं हमेशा ये विश करता था कि तुम सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, उसके बाद मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि तुम बिल्कुल सही हो। एंड चार्ली इट्स ट्रू, कहता है कि चार्ली ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे जो थर्ड लेवल है वो मिल गया है। आई हैव बिन हेयर 2 वीक्स, और मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो। कहता है और मैं अब यहीं पर हूँ, कहाँ पर, जो डेलीज़ की स्ट्रीट है वो यहीं पर है, जो जगह है वो बता रहा है, दैट इज़ डेलीज़ की जो वो गली है वहीं आसपास वो कहीं रहता है, तो उसी के बारे में बता रहा है। कहता है कि मैं यहीं पर हूँ पिछले 2 हफ्तों से। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और वो जो कोई है वो क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है यहाँ पर। एंड दे आर ऑल आउट इन फ्रंट ऑफ द पोर्च सिंगिंग, और वो सारे बाहर निकल कर आए हुए हैं पोर्च में, वो क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं, सिंग नेली होम, जो सिंग नेली होम है, दे ऑल आर प्लेइंग दैट सॉन्ग। कहते हैं आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और उन्होंने मुझे किसके ऊपर इनवाइट किया, लेमोनेड। लेमोनेड होता है नींबू पानी, नींबू पानी की जो पार्टी है उसके ऊपर उसको इनविटेशन मिला हुआ है। एंड दे ऑल आर सेलिब्रेटिंग, और वो सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इकट्ठे हैं, कोई पियानो बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है। कहते हैं कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कहते तुम भी यहाँ पर आ जाओ वापस, चार्ली और लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कहते कि ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें जो थर्ड लेवल है वो मिलने जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, कहते हैं वो वर्थ है, और मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम वो जो थर्ड लेवल है उसको क्या करते रहो, ढूंढते रहो। द नोट इज साइन सैम, और जो नोट था उसके ऊपर किसका साइन लगा हुआ था, जो नोट था उसके ऊपर साइन किया हुआ था सैम का। सैम कौन था, उसका फ्रेंड जो अचानक से गायब हो गया था। यानी कि जो सैम था वो कहाँ पर पहुँच गया था, पास्ट में पहुँच गया था 1894 में। और वो उसने जो लुइसा और चार्ली थी उससे बात करने के लिए क्या किया, फर्स्ट डे कवर को यूज़ किया। उसने उसके ग्रैंडफादर को एक लेटर लिखा जो कि ऑटोमेटिकली किसकी कलेक्शन में आ गया, चार्ली की कलेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड कि समझ में आ रहा होगा सबको। फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। कहता है जैसे ही मैं जो स्टैम्प और वो जो कॉइन का स्टोर था मैं वहाँ पर जाता हूँ, कहता है कि तो मुझे आई फाउंड, तो मैं वहाँ पर क्या पाता हूँ कि जो सैम है उसने 800 जो डॉलर्स थे, $800 के उसने पुरानी करेंसी में उसको एक्सचेंज कराया था। उसके पुराने स्टाइल की जो करेंसी थी उसने उसको ख़रीदा था, यानी कि जो प्रेजेंट करेंसी थी $800 उसको एक्सचेंज कराया था ओल्ड करेंसी में। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। कहते हैं जिसकी हेल्प से वो वहाँ पर जो है हे मतलब फीड एंड ग्रेन बिजनेस, हे होता है मतलब सूखी घास, और फीड एंड ग्रेन बिजनेस यानी कि जो भैंसों का चारा वाली जो शॉप होती ना, वो वाला बिज़नेस उसने वहाँ पर जाकर सेटअप कर लिया है। उसने $800 एक्सचेंज कराया और वहाँ पर जाकर उसने जो हे बिज़नेस है उसको स्टार्ट कर लिया। ही ऑलवेज सैड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और वो हमेशा कहता था कि यही वो बिज़नेस है जो हमेशा से वो करना चाहता था।
एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और कहता वो बिल्कुल सर्टेन था कि वो अपने जो पुराना बिजनेस है उसमें नहीं जा सकता था. नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो बिल्कुल भी वो अपना जो पुराना बिजनेस था उसको स्टार्ट नहीं कर सकता था. क्यों नहीं कर सकता था? बिकॉज हिज ओल्ड बिजनेस, अपना पुराना बिजनेस. वाई? बिकॉज सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट. क्योंकि जो सैम उसका फ्रेंड था वो कौन था? वो साइकेट्रिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था. अब वो 1894 में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता था. 1894 में अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं कर सकता था? बिकॉज द लाइफ वॉज क्वाइट पीसफुल. उस टाइम पे जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, शांति से भरी हुई थी. लोगों को किसी तरह की जो साइकेट्रिस्ट थी उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती थी. जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट आज की दुनिया में है, व्हेन द होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, जो कि पूरी दुनिया किससे भरी हुई है? इनसिक्योरिटीज़ से भरी हुई है. सो एट द ओल्ड टाइम सैम कैन नॉट स्टार्ट हिज ओन ओल्ड बिजनेस. वो अपना पुराना साइकेट्रिस्ट का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता था. दैट्स वाई स्टार्टेड द हे बिजनेस. इसलिए उसने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया? भैंसों को चारा खिलाने वाला जो बिजनेस था उसने उसको स्टार्ट कर लिया. एंड हियर द चैप्टर एंड्स, और यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ये फिक्शन है, इमेजिनेशन है, हेलुसिनेशन है चार्ली की. इट्स द कोर इमेजिनेशन ऑफ चार्ली. वो सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. एंड सम ऑफ द क्वेश्चन लेट्स डिस्कस. एक बार कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. इंटरनल क्वेश्चंस, मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप उनको बाद में देख लेंगे. What is the third level refers to? The third level refers to the third level, the Grand Central Station, that exists only in the imagination of Charlie. जो कि जो चार्ली है उसकी imagination में है. And the Charlie he hallucinate about it. Hallucinate means he imaginate about the third level. And the next question is, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या जो चार्ली है वो कभी वापस जा पाया? No, Charlie had never been to the ticket counter on the third level to buy tickets for the Galesburg for himself and his wife. Why? Because the third level does not exist in reality. क्योंकि जो third level था वो reality में exist ही नहीं करता था. It only exists in the imagination of the Charlie. वो सिर्फ चार्ली की imagination में exist करता था. और the rest of the questions we will discuss tomorrow. बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग कल डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो किसी भी पूछ सकता है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. उम्मीद ही है कि सबको समझ में आ गया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.